हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं योगेश आप सबका इजी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के विषय को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी न्यू अपडेट्स और वीडियोज़ आसानी से और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जो कि अध्याय 6 है। दोस्तों, इससे पहले हम कुछ और अध्यायों को पढ़ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा विषय है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो हम इस अध्याय में जानेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख स्थलों के बारे में, कि पृथ्वी के जो स्थल हैं वो स्थल किस प्रकार बने हुए हैं, उन स्थल के जो निर्माण हुआ वो किस प्रकार हुआ है। जो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे वो स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि स्थल मंडल हमारा क्या है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले अध्यायों में। तो इसमें हम थोड़ा विस्तारपूर्वक जानेंगे उस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के मरुस्थल हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे स्थल रूप हैं उनको मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा हुआ है। पहला जो भाग है वो है हमारा आंतरिक प्रक्रिया, और जो दूसरा है वो है हमारा बाह्य प्रक्रिया। जो हमारा आंतरिक प्रक्रिया है उसके अंदर हमारी पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, और हमारी जो दूसरी जो स्थिति है, जो दूसरी प्रक्रिया है, उसमें हमारी जो पृथ्वी को बनने में टूटने की प्रक्रिया है। तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन जो हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो कई टुकड़ों में टूट जाती है और नीचे की ओर चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं। और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा हम इनका फिर से दोबारा निर्माण करते हैं। वो प्रक्रिया जो जिसमें हम पृथ्वी को दोबारा निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को हम निक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रक्रियाएं बहते जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा बनती हैं। स्थल रूपों को पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अब हम जो हमारे पास जितने भी स्थल रूप हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। उनमें होते हैं, पहला होता है पर्वतों, दूसरा है पठारों एवं मैदानों। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें हमारे जो पर्वतीय या जो स्थल रूप हैं वो मुख्यतः किस प्रकार से बने हैं। ठीक है, और उसमें जो अपरदन और निक्षेपण के बारे में जाना। अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें दे रखी थी, क्या आप जानते हैं हमें। पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। तो इसमें हमें बताया गया है कि पहाड़ी व स्थल को हम क्या बोलते हैं। जो पहाड़ी व स्थलीय भाग जो कि आसपास की ऊंची भूमि उठी होती है उसको हम पहाड़ी व स्थल बोलते हैं। जो कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी वाली ढाल
की पहाड़ी व पर्वत होते हैं। ठीक है, जो 8,000 मीटर से ऊंचे जो कुछ पर्वतों के इसमें नाम पूछे गए हैं, उनमें हैं कुछ हैं कंचनजंगा, लाहोत्से, मकालू। ठीक है, जो कि आपके 8,000 से ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था आपका एक टॉपिक। अच्छा, अब हम जानेंगे इन सब जो भी हमने पढ़े थे पर्वत पठार मैदानों को, अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ये होते क्या हैं। तो इस सबसे पहले जो है हमारा वो है पर्वत। पर्वत हमारे होते क्या हैं, हम इन चीज़ों को देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। तो इसमें बताया हुआ है कि जो हमारे पर्वत हैं वो प्राकृतिक उनकी ऊंचाई होती है, और जो उनका बनावट होता है, उनका जो शिखर है वो छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। ठीक है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण परिवर्तित क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो हिमानी जो हमारी होती है वो पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, और यह कठोर जलवायु के कारण यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत कम मात्रा में निवास करते हैं, और यह कृषि योग्य भूमि की कमी होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चित्र 5.1 पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। तो एक बार आप चित्र 5.1 देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे ये पर्वत हैं, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला जो कि ये वाली श्रृंखला है, पहाड़ी, घाटी, मैदान, ये नदियाँ हैं, डेल्टा, वितरिका, जलसंधि, तट, झील, जलद्वीप, और ये पहाड़ी घाटी श्रृंखलाएँ पर्वत, ये देखिए इनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दे रखे हैं। यहाँ पे हिमालय है जो वो हमारा एशिया का है, आल्प्स वो हमारा यूरोप का है, और एंडीज़ ये हमारा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत, भ्रंशोत्तत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्तत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हाष्ट्र तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश, गार्बेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वाइसेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। तो देखिए
हमारे पास जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो 3 तरह की हैं। पहली है वलित पर्वत श्रृंखला, ठीक है, दूसरी है भ्रंशोत्तत पर्वत तथा तीसरी है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। जो हमारे वलित पर्वत हैं वो हमारे क्या होते हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, उनको हम वलित पर्वत कहते हैं। तो भारत की अरावली सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? भारत की। अच्छा, और अमेरिका के अल्पेशियन की और रूस के यूराल की, ठीक है। ये कुछ श्रृंखलाएं हैं जो कि बहुत ही पुरानी श्रृंखलाएं, अमेरिका की अल्पेशियन, रूस की यूराल, ठीक है। और भ्रंशोत्तत पर्वतों के बारे में, ये क्या होते हैं? भ्रंशोत्तत पर्वत बड़े भाग के टूट जाने से ऊपर नीचे होकर टुकड़ों में जो टूट जाते हैं उन्हें हम भ्रंशोत्तत पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चित्र दे रखा है यहाँ पे, इसमें देखिए जो ऊपर की तरफ वाला भाग है उसको उत्खंड भ्रंश कहते हैं, जिसे हम हास्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है उसका, जो नीचे वाला अंश है, उसे हम द्रोणिक भ्रंश कहते हैं, जिसे हम गार्बेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा भ्रंशोत्तत पर्वतों के बारे में कुछ जानकारी। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं, में कुछ दे रखा है, प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ये जो पर्वत है ये हमारा सागर के बीच में है, सागर के नीचे मतलब। और जो हमारा एवरेस्ट है वो हमारा स्थल पर स्थित है, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। तो ये हमारा ज्वालामुखी एक और पर्वत श्रृंखला है जिसके बारे में हमने अभी देखा था प्रकारों में। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ये हमारी एक और प्रकार है जो पर्वतों का, जो कि ज्वालामुखी पर्वत कहलाए जाते हैं। ये किन के द्वारा बनते हैं? ये ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये कुछ उदाहरण हैं ज्वालामुखी पर्वतों के। आगे चलते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? तो देखिए, पर्वत हमारे बहुत लाभदायक होते हैं। ये जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियाँ इन पर्वत स्रोतों से निकलती हैं, जैसे कि हिमानी हो गई हमारी, ठीक है, जिन्हें हम हिमानी नदियाँ भी बोलते हैं, ठीक है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। इनसे हम सिंचाई भी करते हैं, पनबिजली भी बनाते हैं। इससे हम कृषि भी करते हैं। पर्वतों में अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनों में ईंधन भी और चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि भी प्राप्त करते हैं हम। तो और हम पर्वतों की सुंदरता को देखने के लिए उनकी यात्रा भी करते हैं।
विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ये कुछ से खेल हैं, इनको हम पहाड़ों पे ही खेल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक चित्र दे रखा है, देखिए एक ज्वालामुखी पर्वत के का एक चित्र दे रखा है। ये वाला एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण, जब ज्वालामुखी हमारे फटते हैं। देखो जब हमारे ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो ज्वालामुखी का राख, भाग और गैस बहुत बड़े बादल बनाते हैं, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर जो छोटे छोटे लावा बम होते हैं, छोटे छोटे से जो ये इसमें से निकलने ज्वालामुखी में से, उसके बाद किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे से निकल रही हैं जो ये, उसके बाद लावा बम ये वाला वही है जो इधर था। उसके बाद ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। तो ये हमारा था ज्वालामुखी किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा पठार। हमने अभी तक पर्वतों के बारे में जान लिया, इससे पहले हमने जाना था स्थलों के बारे में। अब हम जानेंगे पठारों के बारे में कि पठार होते क्या हैं। तो देखिए, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार चित्र 5.1 विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, देखिए पठार हमारे सपाट भूमि वाले होते हैं, जिन्हें हम एकदम बराबर बोल सकते हैं कि वो समतल होते हैं एक तरह से। ठीक है, ये मेज के समान होते हैं। ऊपर से ये जैसे मेज एक सपाट होता है, उसी तरीके से ये मेज के समान सपाट होते हैं। ठीक है, अनेक किनारे हो सकते हैं और खड़े ढाल वाले होते हैं। इनकी ऊंचाई होती है कुछ 100 मीटर से लेके कई हज़ारों मीटर तक इनकी ऊंचाई हो सकती है। ये नए और पुराने दोनों हो सकते हैं। तो भारत का दक्कन पठार, यहाँ पे ये रहा भारत का दक्कन पठार, और केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ये वाला पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये कुछ उदाहरण हैं पठारों के। ठीक है, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 4000 से लेकर 6000 मीटर तक। ठीक है, आगे चलते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं, उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीशियम के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो पठार हमें खनिज भी प्रदान करते हैं, खनिज भी उसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। देखिए कुछ जगहें दे रखी हैं, जैसे कि अफ्रीका का पठार हमारा सोना एवं हीरो के लिए प्रसिद्ध है, और हमारा भारत का छोटा नागपुर पठार लोहा, अयस्क, कोयला और मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से प्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो देखिए पठारों में हमारी काफ़ी नदियाँ भी निकलती हैं। ठीक है, और जैसे कि भारत में छोटा नागपुर में एक नदी है स्वर्णरेखा, उस पर हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, और उसके बाद है कर्नाटक में एक जोग जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपात कुछ उदाहरण हैं हमारे। ठीक है, इसमें
जो इस जगह की जो मिट्टी होती है वो भी काफ़ी उपजाऊ होती है। जैसे लावा पठार होती है, जो काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो इसमें हमने जाना पठारों के बारे में। देखिए, पठार हमारे छोटी सी भाषा में सपाट भूमि वाले होते हैं, मैज के समान सपाट होते हैं। इनके अनेक किनारे होते हैं, खड़े ढाल वाले होते हैं। ये ऊंचाई इनकी 100 मीटर से हज़ारों मीटर तक हो सकती है। ये नए और पुराने हो सकते हैं। तो इसमें जो भारत का दक्कन पठार है और केन्या, तंजानिया का, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका, ये कुछ उदाहरण थे इसमें हमने देखे थे। ठीक है, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, 4000 से 6000 मीटर तक उसकी ऊंचाई है। इसमें हमें खनिज भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं और जलप्रपात, नदियाँ भी हैं, मिट्टी भी जो उपजाऊ है और पर्यटकों के स्थल भी हैं जिसमें हम जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला पड़ाव है वो है मैदान। हमने अब तक स्थलों के बारे में देख लिया, पर्वतों के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैदानों के बारे में, और इससे पहले हमने पठारों के बारे में भी देख लिया। तो देखिए, मैदान क्या होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे मैदानों के बारे में कि मैदान क्या है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। तो देखिए, मैदान समतल होते हैं, उनकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं हो सकते हैं वो। और नदियों तथा सहायक नदियों द्वारा यह इसका निर्माण होता है। अपर्दित पदार्थों के द्वारा, जो कि कौन कौन से हमारे पत्थर, बालू, सिल्ट, ये हमारे जिन्हें वो नदियों के द्वारा अपने साथ लेके आते हैं। ठीक है, इन सब से हमारी जो ये पूरी प्रक्रिया है, इससे हमारे मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो देखिए, जो हमारी मैदान होते हैं उसमें परिवहन का साधन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, कोई भी कहीं पर भी आसानी से आ जा सकता है, तो उसमें हमारा परिवहन का साधन बहुत आसान होता है। इसी वजह से वहाँ की उस जगह की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एशिया के अंदर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान, ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। आप इनको भी ध्यान में रख सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन भी बहुत बन रहा है कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप बता सकते हैं वो है गंगा का मैदान। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्थल, रूप एवं लोग। अब हम जानेंगे स्थल, रूप एवं लोगों के बारे में कि वो क्या हैं। इसमें जानकारी क्या क्या दे रखी है। इसमें हमें अब तक जितने भी पर्वतीय, पठार,
और मैदान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम देखेंगे इनकी तुलनात्मक विवरण। ठीक है, तो इसमें इस तुलनात्मक विवरण किया गया है, इसमें भिन्नता बताई गई है कि इसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो देखिए, इसमें हमें सारी चीज़ें तुलनात्मक दी हुई हैं, जैसे कि मैदान पर्वत के मुकाबले जीवन वहाँ पे सरल होता है, घर बनाना व सड़क बनाना वहाँ पे आसान होता है, रहन सहन भी वहाँ का अलग होता है पर्वतों के मुकाबले। ठीक है, जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या बाढ़, ये भी जगह के अनुसार अलग अलग होते हैं। मतलब कहीं पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है जहाँ पे ज्वालामुखी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी की विनाशकारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ जगहों पे भूकंप आता है, कुछ जगहों पे तूफान या बाढ़, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पृथ्वी को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए, और हमें इन चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए कि इनको कैसे कैसे हम इनसे बच सकते हैं। जैसे भूकंप में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज्वालामुखी अगर उद्गार हो जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तूफ़ान या बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में और उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं कि अगर ऐसा कभी हो या ऐसा कुछ हो तो उस समय हम क्या करें, क्या ना करें। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और हमें जल और स्थल का उपयोग भी अच्छे से करना चाहिए। इसमें ये भी बोला गया है कि हमारा जो जल है, जो हमारा पानी है और जो हमारा स्थल है, जो भूमि है, उसको भी हमें किस तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पर हम आजकल उन सब चीज़ों का उपयोग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो जगहों पे जो उपजाऊ जगहें हैं उन पे हम मकान बना लेते हैं, या फिर हम उन्हें कूड़ा करकट डाल के उन्हें गंदा कर देते हैं। कुछ जगहों पे जैसे हम पानी में कूड़ा डाल देते हैं तो वो पानी ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, उसे पानी को पीने योग्य नहीं रहने दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ जगहों पे भूमि पर भी कूड़ा करकट डाल रहे हैं, तो उसका भी उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है वहाँ से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को हमें कैसे उपयोग में लाना है अच्छे तरीके से। और जो हमारी कुछ तरीके हैं जिनसे हम इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको हमें छोड़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें स्वच्छ भारत मिशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात बोली गई है कि हमारा जो पर्यावरण है वो विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण को पहले हमें चाहिए, जो कि हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। तो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है, तो उसमें हमारा
यही सारी चीज़ों पे ज़्यादा गौर दिया गया है। तो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है वो 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ। इसका जो उद्देश्य है वो गलियों सड़कों को साफ़ सुथरा करना और कूड़ा साफ़ करना है। तो यह था आपका स्वच्छ भारत मिशन। तो इसके साथ अब आपका यह विषय समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में आपसे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।